हेलो। नमस्कार दोस्तों। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने जीके मास्टर कमल यूट्यूब चैनल के अंतर्गत। कल हमने राजस्थान की भूगर्भीय संरचना के बारे में पढ़ा था और उसके कौन कौन से काल थे, महाकाल थे, कितने भागों में बांटा गया, उन सभी के बारे में चर्चा की थी। आज अपना नया टॉपिक है राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश कौन कौन से हैं? राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम 3 लोगों ने किया था। सर्वप्रथम थे निर्धारित करने वाले प्रोफेसर बी.सी. मिश्रा। इन्होंने 1968 में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को 7 भागों में विभाजित किया था। दूसरे नंबर के थे अपने एस.के. सेन। इन्होंने 1968 में 3 भागों में राजस्थान को विभाजित किया था। और तीसरे थे अपने डॉक्टर रामलोचन सिंह। इन्होंने 1971 में राजस्थान को 2 भागों में विभाजित किया था। वापस रिपीट, प्रोफेसर बी.सी. मिश्रा, इन्होंने 1968 में राजस्थान को 7 भागों में विभाजित किया था। एस के सेन, इन्होंने 1968 के अंतर्गत 3 भागों में विभाजित किया था। और डॉक्टर रामलोचन सिंह, इन्होंने अपने राजस्थान को 1971 में 2 भागों में वो 4 उप भागों में विभाजित किया था। अब राजस्थान को मुख्यतः 4 भौगोलिक प्रदेश में विभाजित किया जाता है। राजस्थान को मुख्यतः 4 भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये विभाजन हरि मोहन सक्सेना के अनुसार था, जिसके अंतर्गत थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान व दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश आते हैं। वापस रिपीट, राजस्थान को मुख्यतः 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया और ये विभाजन हरि मोहन सक्सेना के अनुसार हुआ, जिसके अनुसार थार का मरुस्थल, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, इन 4 भागों में राजस्थान को विभाजित किया गया। अब सबसे पहले अपने थार का मरुस्थल या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सकरा अरबी भाषा का एक शब्द है। सकरा अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। होता है। मरुस्थल का अर्थ मरुभूमि अर्थात वनस्पति रहित क्षेत्र। चूंकि अपना थार का मरुस्थल वनस्पति रहित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मरुस्थल की विशेषता, यहाँ पे वर्षा की कमी होती है, वनस्पति की कमी होती है, खाद्यान्नों की कमी होती है और यहाँ कृषि योग्य भूमि की भी कमी होती है। तथा प्रतिकूल प्रभाव कौन कौन से है? मरुस्थल गर्म है, ठीक है। मरुस्थल गर्म है तो तापमान अधिक होगा, और जैसे कि सहारा का मरुस्थल, थार का मरुस्थल। और अगर मरुस्थल ठंडा है तो तापमान कम होगा, जैसे कि अंटार्कटिका। मरुस्थल का प्रभाव, जो कि प्रतिकूल प्रभाव, 2 प्रकार के होते हैं। अगर मरुस्थल गर्म है तो तापमान अधिक होगा, जैसे कि थार मरुस्थल और थार का मरुस्थल। और अगर मरुस्थल ठंडा है तो तापमान कम होगा, जैसे कि आर्कटिका मरुस्थल। थार के मरुस्थल को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। थार के मरुस्थल को 33 सागर का अवशेष माना जाता है। ये अपना थार का मरुस्थल है। अब आगे देखते हैं अल्फ्रेड वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। अल्फ्रेड वेगनर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था, ठीक है। उस सिद्धांत के अनुसार देखते हैं, ये देखिए अपने यूरेशिया, जिसके अंदर यूरोप और एशिया दिया गया है। हंगारालैंड का पूरा भाग दिया गया है। 33 सागर इसके मध्य में स्थित बताया जा रहा है। उत्तरी अमेरिका सबसे ऊपर की तरफ, पैंथालथा जलीय भाग है और पेंजिया जो स्थलीय भाग है। और दक्षिणी अमेरिका जो नीचे का भाग है अपने, जिसे और अफ्रीका ये भी नीचे का भाग है। इन दोनों को गोंडवाना लैंड के आराम नाम से जो जाना जाता है। इसके अलावा प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे नीचे का भाग अपना भारत है। उसके अलावा इधर साइड में देखते हैं तो अंटार्कटिका होता है। और इसके अलावा अपने ये एक ओनेशिया ओसेनिया या ऑस्ट्रेलिया भी इसके अंतर्गत
अतः ये अपना ये जो एक विस्तार दिया गया, इसको चित्र के अंदर ये समझिए कि उत्तरी अमेरिका कहाँ पे है, पैंथालस जलीय भाग हो गया, पेंजिया स्थलीय भाग हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अपने दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय पठार, भारत की इत्यादि। अब देखो इनको विस्तारित रूप से पढ़ते हैं। अब देखिए थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल टेथिस सागर का अवशेष है जिसके निम्न प्रमाण मिले हैं। यहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। कुलदरा गांव जैसलमेर के अंदर मछली के अवशेष का मिलना और तथा अवसादी चट्टानों की प्रधानता जिसमें खनिज तेल व कोयला इत्यादि मिलते हैं। नेक्स्ट अपना है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो कि भारत में उत्पादन कहाँ होता है, भारत में पेट्रोलियम का उत्पादन मुंबई हाई बेसिन के अंदर 40% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है तथा राजस्थान के अंतर्गत 20% पेट्रोलियम का उत्पादन होता है। अब अपने पेट्रोलियम के उपयोग की बात करें तो पेट्रोलियम का उपयोग आयात व निर्यात में किया जाता है, जिसमें आयात के अंदर 84% पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है और निर्यात के अंतर्गत 16% पेट्रोलियम का किया जाता है। अब विश्व में सर्वाधिक पेट्रोलियम का उपभोक्ता देश की बात करें तो सबसे ज्यादा अमेरिका में, उसके बाद में चीन में, और नंबर तीसरे स्थान पर अपना भारत है जहाँ पे सबसे ज्यादा पेट्रोलियम का उपभोक्ता देश है। गुड्डा मालानी बाड़मेर में विश्व के सबसे कम गहराई में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं। थार मरुस्थल की विशेषताओं की बात करें तो ये विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल तथा उपोष्ण दृष्टि से 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। थार का मरुस्थल विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है तथा उपोष्ण दृष्टि से ये थार का मरुस्थल 9वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, जिसके अंदर अस्थायी जिले जैसे कि प्याला, रन, टाड़ आदि है। मरुस्थल मार्च नाचना गांव जैसलमेर के अंतर्गत होता है, यहाँ पे प्रोग्राम होता है। इसलिए मरुस्थल का अपने मूल स्थान से आगे बढ़ना, मरुस्थल का मूल स्थान से आगे बढ़ना मरुस्थल मार्च कहलाता है, ठीक है। मरुस्थल में वर्षा ऋतु के अंतर्गत अस्थायी रूप से अस्थायी झीलों का निर्माण हो जाता है, उसे हम प्याला, रन या टाट कहते हैं। तथा इस क्षेत्र में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा की जाने वाली कृषि खड़ीन कृषि कहलाती है। खड़ीन एक जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मरुस्थल का प्रचार दक्षिण पश्चिमी से उत्तर पूर्व की ओर होता है। मरुस्थल का प्रसार दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होता है। सर्वाधिक मरुस्थल मार्च हरियाणा राज्य में होता है तथा मरुस्थल मार्च के लिए उत्तरदायी कारक बरखान बालू का स्तूप होते हैं। सर्वाधिक मरुस्थल मार्च हरियाणा राज्य में होता है और मरुस्थल मार्च के लिए उत्तरदायी कारक है अपने बरखान बालू का स्तूप। नेक्स्ट है अपना मरुस्थल का ढाल। ये मरुस्थल का ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। जो कि अपने थार का मरुस्थल है उसका ढाल उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। अब आगे बात करते हैं मरुस्थलीकरण की। तो मरुस्थल के लगातार आगे बढ़ने की प्रक्रिया मरुस्थलीकरण कहलाती है, जिसके लिए कुछ निम्न कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे वनोन्मूलन, वनों को काटना, नवीनीकरण जिसमें वन का समाप्त होना, जलवायु परिवर्तन। सन 1973 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी। वापस रिपीट, सन 1973 में राजस्थान में 101 दिन वर्षा होती थी, जो वर्तमान में घटकर औसत दिन मात्र 29 दिन रह गए।
वर्षा के कम होने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। वर्षा के कम होने पर तापमान में बढ़ोतरी होती है। इस कारण चट्टानों के अपक्षय की क्रिया होती है। अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना। अपक्षय का अर्थ होता है चट्टानों का अपने स्थान पर टूट फूट कर बिखर जाना। अब अगला है अपना पवन के द्वारा अपरदन। पवन के द्वारा अपरदन यानी कि मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह चले जाना पवन द्वारा अपरदन होता है, जिसके कारण अरावली पर्वतमाला में 12 अंतराल है। इस कारण मरुस्थल आगे की ओर बढ़ रहा है। वापस रिपीट, पवन के अपरदन के द्वारा यानी कि मिट्टी के कणों का एक जगह से दूसरी जगह उड़कर चले जाना, इस कारण से जिसके कारण अरावली, और ये अपने जो पवन द्वारा अपरदन होता है ये अरावली पर्वतमाला में 12 अंतराल होने के कारण मरुस्थल आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। अगला चौथा कारण होता है जनसंख्या या नगरीकरण। 5 कारण है अतिचारण और पशुपालन, और 6 नंबर का कारण है मृदा का अनुचित प्रबंधन। फिर आगे देखते हैं मरुस्थलीकरण को रोकने के उपाय। वृक्षारोपण करना, सामाजिक वानिकी का विकास करना अर्थात वृक्षारोपण करना, शेल्टर बेल्ट विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना अर्थात एक कतार के रूप में वृक्षारोपण करना। वापस मरुस्थली रोकने के उपाय, फर्स्ट वृक्षारोपण करना, सेकंड सामाजिक वानिकी का विकास करना यानी कि वृक्षारोपण करना, नंबर 3 शेल्टर बेल्ट विकास कार्यक्रम को बढ़ावा देना अर्थात एक कतार के रूप में वृक्षारोपण करना, मृदा को उचित प्रबंधन करना अर्थात जैविक खेती को बढ़ावा देना भी, और जनसंख्या पर नियंत्रण करना। यह कुछ 5 मुख्य उपाय है जिससे अपने मरुस्थलीकरण को कम कर सकते हैं। फिर नोट, काजरी जिसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। काजरी जिसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1959 में जोधपुर के अंतर्गत की गई थी और इसका मुख्यालय जोधपुर में स्थित है। इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना या सीमित करना। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1994 में 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, और 29वां मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून 2023 को मनाया गया, जिसकी थीम थी उसकी भूमि उसका अधिकार। उसकी भूमि उसका अधिकार, हर लैंड हर राइट्स। थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 है शुष्क मरुस्थल और नंबर 2 है अर्ध शुष्क मरुस्थल। शुष्क मरुस्थल जिसमें 10 से 20 डिग्री सेंटीमीटर वर्षा होती है, और अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसके अंतर्गत अपना वर्षा होती है लमसम 20 से 40 सेंटीमीटर। सबसे पहले शुष्क मरुस्थल के बारे में पढ़ते हैं। शुष्क मरुस्थल, इसको निम्न 2 भागों में विभाजित किया गया, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त, यानी बालू का स्तूप से युक्त मरुस्थल और बालू का स्तूप रहित या बालू का स्तूप मुक्त मरुस्थल। सबसे पहले बालू का स्तूप युक्त मरुस्थल की बात करें। बालू का स्तूप का अर्थ है रेत का टीला। रेत के टीलों को दोहरा या दोरियन कहते हैं। बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल जो कि 58.50% यानी कि 1,28,028 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और नोट, राजस्थान में सर्वाधिक बालू का स्तूप जैसलमेर में तथा अधिकांश सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर ग्रामीण में पाए जाते हैं। इसके अलावा अगला अपना है सीप। जब हवा द्वारा निर्मित अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप जो मिट्टी के अभाव में पूर्ण विकसित नहीं हो पाता है उसे हम सीप कहते हैं।
जो अनुदैर्ध्य का प्रकार है। उसके आगे अपना है दर्यन। दर्यन ये लहरदार गतिशील बालू के स्तूपों को दर्यन कहते हैं। अब अगला टॉपिक है अपना बालू का स्तूप मुक्त। ठीक है, इसके अंतर्गत देखते हैं ये अपने 41.50% भाग रखते हैं। मरुस्थल के प्रकार के अंतर्गत देखते हैं तो हमदा, नंबर 1 हमदा जो कि चट्टानी और पथरीला होता है। नंबर 2 इर्ग, ये रेतीला मरुस्थल होता है। और नंबर 3 होता है रेग, जिसके अंदर हमदा और इर्ग दोनों का मिश्रित रूप मिलता है। वापस रिपीट, मरुस्थल के प्रकार, इसमें हमदा ये चट्टानी और पथरीला होता है। नंबर 2 इर्ग, ये रेतीला होता है। और नंबर 3 रेग, ये हमदा और इन दोनों का मिश्रित रूप होता है। अब जैसे हमदा की बात करते हैं तो हमदा ये अपना हमदा की जैसे ये देखिए पोखरण, ये हमदा ये अपने पोखरण जो कि जैसलमेर में बालोतरा और फ्लोदी, इन तीनों के बीच में ये जो ट्रायंगल है ये सीज यानी कि सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन, सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन इन तीनों के बीच में स्थित है। और इसे हम अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित किया गया था। इसे अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित किया गया था। सीज कहाँ पे है? पोखरण, जैसलमेर, बालोतरा और फ्लोदी, इन तीनों के बीच में जो ट्रायंगल बना हुआ उसके अंतर्गत है। ठीक है, इसमें सोलर एनर्जी इंटरप्राइजेज जोन सीज का पूरा नाम है, जिसे अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा स्थापित किया गया था। अब सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से, सौर ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से ये जगह प्रसिद्ध है। अब होता है अपना लाठी सीरीज क्षेत्र, इसमें भूगर्भिक जलपट्टी आती है जिसका विस्तार मोहनगढ़ से लेके पोखरण तक है। और गांव का नाम है आकल। और आकल गांव के अंदर ये आकलवुड फॉसिल पार्क भी स्थित है तथा यहाँ पे एक नलकूप भी स्थित है जिसका नाम है चांदन नलकूप, जिसे हम थार का गड़ा भी कहते हैं। फिर अगली है अपने सेवनगास। ये सेवनगास एक प्रजनन इसलिए गोडाउन पक्षी की, जिसका वैज्ञानिक नाम है कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स। अपने ये देखिए जैसे ये सेवन गार्ड है, इसमें मोहनगढ़ का ये एरिया हो गया। ठीक है, और ये सेवन गार्ड अपने यहाँ पे उगी हुई है। इसके साथ में ये चंदन नलकूप है जिसे हम थार का गड़ा भी कहते हैं। और ये पोखरण है। और ये पूरी एक जल भूगर्भिक जलपट्टी है जो कि 7 किलोमीटर लंबी है। फिर अगला अपना टॉपिक है अर्ध शुष्क मरुस्थल। इस टॉपिक के बारे में हम अपने इसी YouTube चैनल के अंदर कल अगली क्लास के अंदर मिलते हैं और इसी टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो इस वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आगे से आगे इसको शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। अब अपने पढ़ते हैं काजरी के बारे में। काजरी जिसका पूरा नाम है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना 1959 में की गई थी जोधपुर के अंतर्गत। इसका उद्देश्य मरुस्थलीकरण को रोकना और सीमित करना था। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1994 में यानी कि 17 जून को मरुस्थलीकरण दिवस घोषित किया था। 17 जून 1995 को प्रथम बार मरुस्थलीकरण दिवस मनाया गया था, या मरुस्थलीय दिवस मनाया गया था। और 29वां मरुस्थलीकरण दिवस 17 जून 2023 को मनाया गया था, जिसकी थीम थी उसकी भूमि उसका अधिकार, हर लैंड एंड हर राइट्स। थार के मरुस्थल को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 शुष्क मरुस्थल जिसमें वर्षा होती है अपने 10 से 20 सेंटीमीटर। और नंबर 2 होती है अर्ध शुष्क मरुस्थल जिसमें वर्षा होती है अपने 20 से 40 सेंटीमीटर। फिर आगे देखते हैं अपने शुष्क मरुस्थल के बारे में। शुष्क मरुस्थल को पुनः वापस 2 भागों में बांटा गया है, बालू का स्तूप युक्त और बालू का स्तूप मुक्त। यानी जिसमें बालू का स्तूप यानी रेत के टीले पाए जाते वो बालू का स्तूप युक्त, और जिसमें रेत के टीले नहीं पाए जाते वो बालू का स्तूप मुक्त। सबसे पहले अपने बालू का स्तूप युक्त के बारे में पढ़ते हैं। बालू का स्तूप का अर्थ होता है रेत का टीला। रेत के टीलों को दोहरा या दोरियन भी कहते हैं। अब बालू का स्तूप युक्त जिसका राजस्थान के अंदर परसेंट है 58.50%, राजस्थान का जो क्षेत्र बोलता है उसका।
इस क्षेत्रफल का मतलब ये जो पूरा क्षेत्रफल बालू का स्तूप युक्त क्षेत्रफल 1,28,028 किलोमीटर स्क्वायर है। ये इसी प्रकार बालू का स्तूप मुक्त की बात करें तो 41.50% है, 41.50%, जो कि अपने क्षेत्रफल में है 85,660 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें 0 से 20% के अंदर 11.5% अपने राजस्थान के अंदर है, 20 से 40% में 4.8% है, 40 से 60% के अंदर 14.7% है, 60 से 80% के अंतर्गत 18.6% है और 80 से 100% के अंतर्गत 8.9% भाग है। यानी कि जो ये 0 से 20, 20 से 40 ये जो परसेंटेज बता रहे हैं, जिसके अंदर राजस्थान में 11.5%, 4.8% ये समथिंग जो भी एक्सेट्रा दिख रहे हैं अपने, ये सारे राजस्थान के अंतर्गत जो बालू का स्तूप, जो बालू का जो परसेंटेज होता है ना, उन परसेंटेजों में राजस्थान का जितना परसेंटेज है वो सारे यहाँ पर दर्शाया गया। जैसे कि देखिए आगे अब बालू का स्तूप युक्त 40% भाग पर स्तूप आच्छादित यानी कि ढका हुआ है। यानी कि क्या कह रहा, बालू का स्तूप के 40% भाग पर स्तूप यानी आच्छादित ढका हुआ है, 16.3% है। ठीक है, इसमें देखिए वापस ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बालू का स्तूप का वर्गीकरण, बालू का स्तूप का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे अनुदैर्ध्य, पवनों की दिशा के समांतर, अनु यानी कि उसके समांतर, अनु यानी उसके अनुसार, अनुदैर्ध्य पवनों की दिशा के समांतर। इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी व जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत है। वापस रिपीट, अनुदैर्ध्य इसका विस्तार जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर ग्रामीण और फलोदी के अंतर्गत है। अन्य बालुओं की तुलना में यहाँ पे वनस्पति अधिक पाई जाती है। कहाँ पे, अनुदैर्ध्य के अंतर्गत। बालुओं की लंबाई सर्वाधिक अनुदैर्ध्य में पाई जाती है। फिर होता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ पवनों की दिशा के समकोण पर बनने वाला बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ पवनों की दिशा के समकोण, जैसे कि पवन की दिशा ये है, इधर की साइड जा रही है, जैसे अपनी ये एरो देखिए, इसके अंतर्गत यहाँ पवन चल रही है और इसके इस दिशा के समकोण, ये जो समकोण है, इस समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप अपने अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहलाता है। इनका विस्तार पुंगल, बीकानेर, झुंझुनू, चूरू, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर और रावतसर, हनुमानगढ़ के अंदर है। फिर अगला प्रकार है अपना बरखान। ये अर्ध चंद्राकार, ये अर्ध चंद्राकार आकृति के होते हैं और इन्हें बरखान कहा जाता है। इनका विस्तार अपने इनका विस्तार बालेरी, चूरू, सीकर, ओसिया, जोधपुर ग्रामीण के अंतर्गत और करणी माता देश 9, ठीक है, यहाँ पे बरखान के पाए जाते हैं और सर्वाधिक बरखान अपने चूरू जिले में पाए जाते हैं। बरखान की मध्य में चौड़ाई अधिक होती है। बरखान की जो बीच की ये जो चौड़ाई है ना, ये अपना चंद्राकार आकृति है, ठीक है, इसके अंदर ये बीच की जो चौड़ाई है ये अधिक होती है। पवनों की दिशा वाला भाग उन्नोदर यानी ऊपर उठा हुआ भाग कहलाता है तथा विपरीत भाग जो पवनों की दिशा के विपरीत बनता उसे नतोदर यानी निम्न भाग कहते हैं। जैसे ये वाला नतोदर हो गया, पवनों की दिशा के विपरीत, और ये पवनों की दिशा के और बनने वाला उन्नतर और पवनों की दिशा के विपरीत बनने वाला नतोदर हो गया। अब होता मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी कौन से बालू का स्तूप है, तो बरखान है। सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप बरखान है। वापस रिपीट, याद रखना, मरुस्थल के विस्तार के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी स्तूप बरखान बालू का स्तूप और सर्वाधिक गतिशील बालू का स्तूप बरखान हो गए। फिर अगला अपना तारा बालू का स्तूप, यानी इसकी आकृति स्टार यानी तारा की तरह होती है। ये अन्य तारा बालू का स्तूप ये अनियमित हवाओं के प्रभाव के द्वारा निर्मित होते हैं। इनका विस्तार सोहनगढ़, जैसलमेर व सूरतगढ़, श्रीगंगानगर के अंदर है। वापस रिपीट, तारा बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, सोहनगढ़, जैसलमेर के अंतर्गत और सूरतगढ़, श्रीगंगानगर में पाए जाते हैं। ये हवा की अनियमित
जो अनियमित हवा के प्रभाव के द्वारा निर्मित होते हैं। नेक्स्ट अगला अपना है याराडन बालू का स्तूप, यारन, ठीक है, यारन, याराडन बालू का स्तूप, ये लहरदार बालू का स्तूप कहते हैं। इन बालू का स्तूपों को लहरदार बालू का स्तूप कहते हैं। इनका उपनाम उर्मिका भी है, इनका उपनाम उर्मिका है। इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल यानी कि जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर व जोधपुर ग्रामीण में है, ठीक है। नेक्स्ट अगला होता है अपने नेटवर्क बालू का स्तूप। लगातार बनने वाले बालू का स्तूपों को नेटवर्क बालू का स्तूप कहते हैं, जो लगातार बनते हैं। इनका विस्तार श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ में है। अगला बालू का स्तूप है सब्र काफिज। सब्र काफिज, ये छोटे छोटे बालू का स्तूप को सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं। छोटे छोटे बालू का स्तूप को सब्र काफिज बालू का स्तूप कहते हैं और इनका विस्तार संपूर्ण मरुस्थल में होता है। जैसे ये देखिए अपने पेड़ है, पेड़ के जस्ट पास में एक छोटा सा बालू का स्तूप बन गया। कई जगह देखते हैं हम पेड़ के आसपास में बालू का स्तूप में छोटे छोटे टीले टाइप बनते हैं। इन सब को हम कहते हैं सब्र काफिज बालू का स्तूप। सॉरी, अगला अपना है अवरोधी बालू का स्तूप। अगला अपना है अवरोधी बालू का स्तूप। अवरोध के कारण निर्मित बालू का स्तूप को अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। अवरोध जैसे कि पेड़, झाड़ियां, पर्वत आदि इनके कारण हो सकते हैं। यानी कि अवरोध यानी कि जिन बालू का स्तूपों के निर्मित होने में अवरोध होता है, जैसे कि पेड़ के द्वारा अवरोध हो गए, झाड़ी के द्वारा हो गए, पर्वत के कारण हो गए, इन्हें हम अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। इनका विस्तार जोबनेर जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत, हर्ष की पहाड़ी सीकर और पुष्कर की पहाड़ी अजमेर व कुचामन में मिलता है। अवरोधी बालू का स्तूप कहाँ कहाँ मिलते हैं? जोबनेर जयपुर ग्रामीण में, हर्ष की पहाड़ी सीकर में, पुष्कर की पहाड़ी अजमेर व कुचामन में पाए जाते हैं। नेक्स्ट अपना है पैराबोलिक बालू का स्तूप। यह बरखान का विस्तारित रूप या बरखान का विपरीत रूप कहा जा सकता है। पैराबोलिक बालू का स्तूप को बरखान का विस्तारित रूप या बरखान का विपरीत रूप कहा जाता है। इनकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन की समान होती है। जो महिलाएं हेयर पिन लगाती हैं उनके समान इनकी आकृति होती है, जैसे कि ये देखिए अपने। इनका विस्तार सीकर, चूरू, झुंझुनू व नीम का थाना आदि जिलों में पाया जाता है।